आइए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज संविधान की जो प्रतियोगी परीक्षा को दृष्टि में रखकर जो सामान्य अध्ययन की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें सबसे पहले हमने लिया 20 दिन के लिए भारतीय संविधान को। और भारतीय संविधान को परीक्षा की दृष्टि से हमें पढ़ना है। और हमने पहली कक्षा में उसके बेसिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। बेसिक स्वरूप को मैं पुनः बताना चाहूंगा 2 मिनट के अंतर्गत कि भारतीय संविधान जो हमें प्रारंभ में प्राप्त हुआ, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग यथावत हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या जो है वह 8 से 12 हो गई है। फिर एक बार आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े होंगे। तो स्वरूप जो प्रारंभ में भारतीय संविधान का था, मौलिक स्वरूप जिसे आप कह सकते हो, मूलभूत स्वरूप जो था, वह अनुसूची में बदलाव तो हुआ, उसके मूलभूत स्वरूप में 8 से 12 हुई, लेकिन अनुच्छेद और भाग को नहीं बदला गया। एक बात यहाँ और जानने लायक है कि यदि अनुसूचियों में बदलाव हुआ तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेदों में भी बदलाव हुआ होगा, भाग में भी बदलाव हुआ होगा। कुछ नए भाग जरूर जुड़े होंगे, कुछ नए अनुच्छेद जरूर जुड़े होंगे, अवश्य जुड़े होंगे। बिल्कुल, कुछ नए भाग जुड़े, कुछ नए अनुच्छेद जुड़े, लेकिन जो मौलिक स्वरूप उसका था 22 और 395, उसमें बिना छेड़खानी के जुड़े। कैसे जुड़े? जैसे भाग 4 है तो भाग 4 का के रूप में जुड़ा, भाग अनुच्छेद 51 है तो अनुच्छेद 51 का के रूप में जुड़ा। आइए, आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत। संविधान सभा ने संविधान को बनाया, लिखा। कैसे लिखा? जैसे हम कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करने जाते हैं, तो उसके लिए हम किताबों का सहारा लेते हैं, अन्य स्रोतों का सहारा लेते हैं, तभी हम उस तथ्य को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और एक नई दृष्टि के साथ एक नया हम अपना कुछ बनाते हैं, लिखते हैं। इसी तरह भारतीय संविधान की जो कमेटी बनाई गई थी, संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने क्या किया? विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा, साथ में भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 क्या होता है, ये भी हम जानेंगे और समझेंगे कि भारत शासन अधिनियम होता क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, साथ साथ विभिन्न देशों के जो संविधान पढ़े, उनमें से अपने भारत के अनुकूल जो भी तथ्य, जो भी नियम, जो भी कानून मिले, उनको उन्होंने, उन सभा ने अपने भारतीय संविधान में समाहित कर लिया। और आप देखेंगे, इसीलिए बहुत लोगों ने अपने संविधान के बारे में यह भी कहा है कि यह उधार का एक पिटारा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसे उधार का एक पिटारा कहा है। इसीलिए कहा है कि हमारे जो संविधान में बहुत सारे तथ्यों को एज इट इज अन्य संविधान से रख लिया गया। आइए, आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, समझेंगे। उससे पहले कुछ हम प्रश्न को लेते हैं, 8 से 10 प्रश्नों को लेते हैं। उन प्रश्नों के माध्यम से हम भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, जो भारतीय संविधान है, मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, और कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हम नागरिकों को प्राप्त हैं। कुल कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं? 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। यह मौलिक कर्तव्य जब हमें प्रारंभिक अवस्था में संविधान प्राप्त हुआ, उस समय हमारे संविधान का हिस्सा या पार्ट नहीं था। इसे बाद में समयानुकूल इसे अपने संविधान में समाहित किया गया। तो यह जो मौलिक कर्तव्य है, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला, मौलिक कर्तव्यों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा,
ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तीसरा, रूस, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, वहां के संविधान से लिया गया। और फ्रांस के संविधान से लिया गया। बहुत अच्छी बात है, गौरव पांडे जी ने उत्तर दे दिया है चैट बॉक्स में, और श्री बिट्टू कुमार जी ने भी उत्तर दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यह सी आंसर है। यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना है भारतीय संविधान में, वह रूस के संविधान से ली गई है, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आप लोगों को जानकारी है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। दूसरा प्रश्न, इसे एक बार पढ़ते हैं। राज्यसभा के गठन में, ध्यान दीजिएगा, दो तरह की हमारे यहाँ सभाएं हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता कहां से प्रभावित हुए? आयरिश, आयरलैंड गणतंत्र से। पहला, क्या आयरलैंड से प्रभावित हुए थे? दूसरा, क्या कनाडा से प्रभावित हुए थे? तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से प्रभावित हुए। चौथा, ऑस्ट्रेलिया। ए बी सी डी। मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं, जितने प्रश्न हैं या तो यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या आईएएस में आए हुए सारे प्रश्न हैं, इसलिए इनकी प्रकृति को समझिएगा। और आगे जब हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के स्रोत, तो उन स्रोतों से किस तरह से प्रश्न बनाते हैं, किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनाया जाता है, उसको समझने में हमें सहायता मिलेगी। इसलिए इसे हम ध्यान से समझें। तो क्या है? राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस संविधान से प्रभावित होकर दिया? तो यहां मैं उत्तर बता देना चाहता हूं, यह भी आयरलैंड, आयरलैंड ए है। इसका उत्तर है ए, आयरलैंड की गणतंत्र से प्रभावित होकर राज्यसभा के गठन में हमारे संविधान निर्माताओं ने किसको महत्व दिया? प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को महत्व दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दो प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न है शून्यकाल। एक हम जब पढ़ेंगे आगे चल के संविधान को विस्तृत रूप से, तो हम देखेंगे कि शून्यकाल होता क्या है, ये शून्यकाल की स्थिति क्या है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी हमें पढ़ते हैं इसको ध्यान से। ये शून्यकाल क्या है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल क्या है, ये कहां से लिया गया? शून्यकाल क्या भारत की देन है? क्या भारत की अपनी मौलिक देन है शून्यकाल? जब संसद तीन बार साल में संसद संचालित होता है, एक बजट सत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शीतकालीन सत्र, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। जब सत्र चलता है तो सत्र में एक शून्यकाल की स्थिति आती है। वह शून्यकाल क्या है, कैसे उसका संचालन होता है, कब शून्यकाल माना जाता है, इन सब तथ्यों को हम विस्तृत अध्ययन में पढ़ेंगे। तो क्या वह शून्यकाल की जो संकल्पना है, ध्यान दीजिएगा, शून्यकाल की जो संकल्पना है, क्या भारत के संविधान निर्माताओं की अपनी मौलिक देन है? क्या हमारा जो शून्यकाल है वो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं का अपना मौलिक देन है, या उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या उसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? यहाँ स्विट्जरलैंड पढ़िएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप स्विट्जरलैंड पढ़ेंगे। इनमें से किससे लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, शून्यकाल की जो व्यवस्था है वह भारत के संविधान निर्माताओं के मौलिक देन है, अर्थात भारत का एक मौलिक देन है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, क्योंकि अभी हमें पढ़ना भी है। एक आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, कुछ विशेषताओं को लिया गया है। अब आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहले हमने पढ़ाया है भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक,
राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। यह राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं, यह कहां से लिया गया है? क्या फ्रांस के संविधान से लिया गया है? क्या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? क्या जापान के संविधान से लिया गया है? या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने यह भी बताया था कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको उत्तर बी मार्क तुरंत लगा देना चाहिए था कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान के भाग 4 में नीति राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत को लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। प्रिया अग्रहरी, आराधना प्रजापति, आशीष कुमार बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह से उत्तर देते रहना है और समझते रहना है। गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पांचवा, आप लोगों के लिए उत्तर देना है समझ के साथ। पांचवा प्रश्न आपके लिए क्या है? पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की संकल्पना देखिए, यहां लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, ध्यान दीजिएगा, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? देखिए, भारत अमेरिका में भी पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। क्या एक जैसा, एक ही नागरिकता? क्या एक नागरिकता भारत में भी पाई जाती है और अमेरिका में भी पाई जाती है? बिल्कुल, भारत में एक ही नागरिकता है, चाहे आप जम्मू के निवासी हो, चाहे आप तमिलनाडु के निवासी हो या केरल के निवासी हो, एक ही नागरिकता है। तो क्या अमेरिका में भी इस तरह की एक ही नागरिकता है? तो जाहिर सी बात है, इसको हम देखेंगे। अमेरिका में एक नागरिकता नहीं है, अपने राज्य की नागरिकता अलग है, सेंटर की नागरिकता अलग है। तो यह प्रश्न, यह उत्तर तो ऐसे ही गलत हो गया। संविधान की 3 अनुसूचियां बिल्कुल भारत में पाई जाती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता, क्या हमारे यहाँ न्यायपालिका विविध प्रकार से है? अर्थात ऊपर जाके 2 न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट 2 तरह के हैं? नहीं, ये भी नहीं है। तो तीनों गलत हो गए। तो जाहिर सी बात है, डी ही सही होगा। संविधान के निर्वचन के लिए, ध्यान दीजिएगा, संविधान के निर्वचन के लिए बताने के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में प्रिया अग्रहरी ने, वेरी गुड, गौरव जी ने, आराधना जी ने, ज्ञान कपाट, ज्ञानक पाटम, ये नाम क्या है, ये इन्होंने ऐसे ही रखा है। तो बिल्कुल बहुत सही आपने उत्तर दिया सभी ने। ऐसे ही चैट बॉक्स में उत्तर देना है। क्या है? डी। तो भारत में और अमेरिका में समान रूप से क्या पाया जाता है? परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अपने यहाँ का न्यायालय बाद में बताऊंगा, पिरामिड आकार का है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न के लिए। छठा प्रश्न आपके सामने है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना लिया है या उद्धृत किया है कहां से? भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना, इसको हम पढ़े हैं भारतीय संविधान पढ़ते समय, कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है क्या? यूएसए के संविधान से लिया है? नहीं। स्विट्जरलैंड के संविधान से लिया है क्या? शायद, हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है क्या? ये भी देखेंगे। यूएसए के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से लिया है क्या? ये भी हम देखेंगे। तो समवर्ती सूची, सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए। समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से लिया है? तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो इसका उत्तर होगा कि समवर्ती सूची का जो स्रोत है, वह समवर्ती सूची का जो स्रोत है वह ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, आप पढ़िए इसको, आपके स्क्रीन पर है। लोकहित अर्थात जनता के हित में, लोकहित जनता के हित में जो मुकदमे की संकल्पना है का प्रारंभ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, लोकहित के मुकदमे कहां से प्रारंभ? यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, या कनाडा से। ये 4 ऑप्शन है। लोकहित से संबंधित मुकदमों का प्रारंभ कहां से हुआ था, या किस किस देश की संकल्पना है, किस देश ने इसे प्रारंभ किया? क्या यूनाइटेड किंगडम ने इसे प्रारंभ किया? क्या ऑस्ट्रेलिया ने इसे प्रारंभ किया?
क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात यूएसए ने इसे प्रारंभ किया? यूएसए के संविधान में इसकी संकल्पना आई। पहली बार लोकहित संबंधी जो मुद्दा है वह किस संविधान की देन है? याद रखिएगा, यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहले आया। यश ए की देन है लोकहित संबंधी बात। इसको हम जब पढ़ेंगे संविधान को तो समझेंगे। और हमने पिछली 2 बार जब हमने कक्षाएं पूरी तरह से संचालित किया था भारतीय संविधान से संबंधित, वहां इसको हमने पढ़ा है। यदि पुराने छात्र जुड़े होंगे तो इससे परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आने जा रहा है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है? ध्यान दीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां कहां पाई जाती है? केवल भारत में पाई जाती है? केवल यूएसए में पाई जाती है? भारत और यूएसए दोनों में पाई जाती है? या केवल यूके में पाई जाती है? यूनाइटेड किंगडम सिर्फ यहां पाई जाती है या इन दोनों स्थानों पर पाई जाती है? ऑप्शन सी, या केवल यूएसए में पाई जाती है या सिर्फ भारत में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम भाग 5 पढ़ रहे थे संघ, जब हम भाग 5 पढ़ रहे थे संघ, उस दौरान जब हम न्यायालय प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे आगे चल के, तो हमने यहाँ देखा भी था संघ के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे तो वहां थोड़ी सी मैंने चर्चा यहाँ किया था इसके बारे में कि न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या। वहां विस्तृत चर्चा के आधार पर यदि आपको याद होगा तो आप इसका उत्तर दे ले जाएंगे। या भारत अमेरिका से लिया गया था भारत में, तो जाहिर सी बात है भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर पाया जाएगा। अभी हम इसको देखेंगे भी जब संविधान का स्रोत पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों से अपने भारतीय संविधान में किन किन तथ्यों को लिया गया है। तो यह वहां आपको अमेरिका से जब संविधान के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो वहां आप इस तथ्य को पढ़ेंगे। इसलिए याद रखिए, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन भारत और अमेरिका दोनों जगह प्राप्त होता है। अगला आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग उत्तर दे सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की ये संघीय प्रणाली है। ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगर थोड़ा से जागरूक होंगे तो उत्तर दे ले जाएंगे। भारत में सरकार की ये संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी, फ्रांस में सरकार का संघीय प्रणाली है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको पढ़ा था। अमेरिका में जो सरकार की संघीय प्रणाली है, जिस तरह से आप भारत में देखेंगे, अगर यहाँ भारत भी लिख दिया होता लेकिन यहाँ आके गड़बड़ हो गया, जो एकात्मकता जोड़ दिया यही इस ऑप्शन बी को काट देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। आप लोगों ने उत्तर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक्टिव रहें बिल्कुल। ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए लास्ट प्रश्न है आज के लिए। क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था, घूम फिर के वही प्रश्न आ रहे हैं। और मैं पुनः बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस मेंस हो, चाहे यूपी पीसीएस प्री हो, या आईएएस की परीक्षाएं हो, उनसे संबंधित है। इसलिए उसका उत्तर जरूर दें। तो संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, कनाडा, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, पीछे हमने कुछ बोला था उस पर ध्यान नहीं देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। पहला क्या है? पहला है कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से, या यूनाइटेड किंगडम से, या अमेरिका से, या आयरलैंड से।
ध्यान दीजिएगा, इस तथ्य को विशेष रूप से याद रखिएगा आप सब। जो संघात्मक व्यवस्था है कनाडा के संविधान से लिया गया है। पीछे हमने कुछ उच्चारण किया होगा, आज यहाँ ध्यान से सुनिए। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है, संघीय प्रणाली है, वह किस संविधान से लिया गया है? तो आपको उत्तर देना है। बिल्कुल आराधना जी, थोड़ी सी गलती है। गौरव जी, यहाँ आपको उत्तर होगा कनाडा। प्रिया अग्रहरी ने सही उत्तर दिया है। मेरे वर्णन से कुछ कुछ एक दो प्रश्न पहले मैंने कुछ बोला था, उसके आधार पर आप उत्तर मत दीजिएगा। यह उत्तर यहाँ सही होगा, कनाडा के संविधान से। तो संघात्मक व्यवस्था, आप लोगों ने इसको सुन लिया होगा और इसको याद भी रखिएगा। आराधना जी, गौरव जी, संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से समाहित किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इन सब तथ्यों को, अब हम देखते हैं। और जब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इससे एक दृष्टि मिलेगी कि परीक्षाओं में किस तरह से संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको सामने मैंने 10 प्रश्नों को रखा, 10 प्रश्नों के माध्यम से एक दृष्टि देने का प्रयास किया। अब आइए अगले 30-40 मिनट में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान में किस किस देश से क्या क्या तथ्य हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया। आइए पढ़ते हैं पहले। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा जो बनी थी, उसने लगभग कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। एक दो देश नहीं, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन हमारे संविधान सभा के मेंबर ने किया। उसके बाद भारत का संविधान लिखा। एक लंबी प्रक्रिया है। आगे जो हमारे अनुकूल था, ध्यान दीजिएगा, 60 देशों का संविधान पढ़ा, जो हमारे अनुकूल लगा, जो हमारे भारतीयों के अनुकूल कानून लगे, उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्रहण कर लिया। हमारे भारत की प्रकृति, हमारे भारत के लोग, हमारे भारत का रीति रिवाज सब अलग है, ठीक है। तो हमारे भारतीय लोगों के अनुकूल जो भी तथ्य लगे 60 देशों के संविधान से, मान लीजिए किसी देश के संविधान में कोई तथ्य हमारे लिए अच्छा लगा, किसको ले लिया। अगले देश के संविधान से कुछ और हमारे भारतीयों के लिए अनुकूल लगा, उसको ले लिया। कहने का मतलब है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह विभिन्न देशों के संविधानों को अध्ययन करने के बाद जो हमारे देश के अनुकूल लगा, उसे हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने भारतीय संविधान में समाहित कर लिया। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा तथ्य कहां से लिए गए, पूछा जाता है प्रश्न। सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर कहां का पड़ा? मैंने अभी शुरू में ही बताया था। सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। और आप आगे देखेंगे लगभग 250, कितने, 250 नियमों को एज इट इज हमारे भारतीय संविधान में समाहित कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए जो भी बिंदु हैं उसे हम अगले स्लाइड में देखने जा रहे हैं, एक एक करके। और सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और जो नहीं सुन पाइएगा बाद में इसको जरूर पढ़िएगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संविधान से पहला हमने ब्रिटेन से क्या लिया? जो वह ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर राज किया है, और जाते समय जब हम अपना कानून बना रहे हैं हमने भी उससे कुछ ग्रहण किया। क्या क्या ग्रहण किया? संसदीय शासन प्रणाली। पहला हमने ब्रिटिश से क्या ग्रहण किया? संसदीय शासन प्रणाली। पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली कहां से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश संविधान से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में आप देखेंगे 543 सदस्य होते हैं, और 543 सदस्य विभिन्न पार्टियों से होते हैं। पार्टियां भी बहुत हैं।
तो 543 जो लोकसभा सदस्य हैं वह आप देखेंगे विभिन्न पार्टियों के हैं। सरकार तो किसी एक पार्टी की होती है, लेकिन पूरा लोक मंत्रिमंडल जो है आज वर्तमान में जो मोदी कैबिनेट जिसे आप कहोगे, मोदी कैबिनेट पूरे जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होगा। यह कहां से लिया गया? यह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, उसका उत्तरदायित्व पूरे लोकसभा के प्रति होगा। इस तथ्य को हमने पढ़ लिया है। पिछले जो बैच में 2 बैच हमने चलाए हैं भारतीय संविधान के, दोनों बैच में यहां तक हमने पढ़ा। तीसरा, राष्ट्रप्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रप्रधान के रूप में फर्स्ट मैन कौन होगा भारत का? राष्ट्रपति। पहला आदमी कौन होगा भारत का? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक प्रधानता। कहने के लिए तो राष्ट्रपति मुखिया होगा, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होगा, सारा कार्य राष्ट्रपति के ही देखरेख में किया जाएगा, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होगी वह मंत्रिपरिषद में होगी। इस बात को हमने कहां से लिया, किस संविधान से लिया? कि देश का औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होगी वह किसमें होगी? मंत्रिपरिषद में होगी। यह हमने कहां से लिया? यह भी तथ्य हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। एकल न्याय प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, एकल न्याय प्रणाली। एकल न्याय प्रणाली हमने कहां से लिखा? आइए आप समझते हैं। भारत का जो संविधान है वह पिरामिड आकार का है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से है, इस तरह से है। कैसे? यहां देखेंगे बहुत सारे जिला न्यायालय आपको मिल जाएंगे। जिला, एक राज्य में जितने जिले हैं लगभग हर जिले में न्यायालय मिल जाएगा। उससे ऊपर बढ़ेंगे तो राज्य के न्यायालय मिल जाएंगे, जैसे उच्च न्यायालय आप कहते हैं। और सबसे टॉप पे चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही न्यायालय है। यहाँ टॉप पे सिर्फ एक ही न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारतीय न्यायालय प्रणाली पिरामिड आकार की है। पूछा गया है कई बार कि भारतीय न्यायालय प्रणाली का स्वरूप क्या है, तो पिरामिड आकार का है। ऊपर सिर्फ एक है, नीचे से आप लड़ते हुए आएंगे, अंतिम फैसला हमारा सर्वोच्च न्यायालय देगा। इस तरह से एकल न्याय प्रणाली, वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होंगी, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, और संसदीय शासन प्रणाली। यह सब हमने कहां से लिया? हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से लिया। कहां से लिया? ब्रिटिश संविधान से। और क्या लिया ब्रिटिश संविधान से? कुछ और जानते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये विधि क्या है? कानून। कानून बनाने का एक नियम होगा ना। जैसे हम कुछ चीज बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि हम चाय भी बनाने जाएं तो उसका एक नियम होता है कि पहले दूध डाला जाए, कि पहले चीनी डाला जाए, कि पहले चाय की पत्ती डाला जाए, कि पहले पानी उबाला जाए, कि अदरक डाला जाए। एक नियम है। वो नियम जिसको नहीं पता है वह अच्छी तरह से उसको बना नहीं सकता। तो कानून बनाने का भी एक नियम है। वह नियम क्या है? वह नियम जो ब्रिटिश संविधान में था, उसी नियम को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने भारतीय संविधान में रख लिया। क्यों रख लिया? पहले ही हमने चर्चा किया कि जो भी अपने अनुकूल लगे तथ्य, उनको एज इट इज हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में रख लिया। विधि का शासन, किसका शासन होगा हमारे भारत में? क्या मोदी कैबिनेट का शासन होगा? क्या राष्ट्रपति का शासन होगा? नहीं, हमारे यहाँ सर्वोच्च पर बैठा हुआ भारतीय संविधान है, उसी के अनुकूल सभी शासित हो रहे हैं। हम हो, आप हो, भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, या आपके स्टेट का सीएम हो, यह सब लोग, हम लोग विधि के शासन, कानून के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत शासित हो रहे हैं। एकल नागरिकता, ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता, सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी, चाहे आप तमिलनाडु के हों, चाहे आप जम्मू कश्मीर के हों, चाहे आप सुदूर पश्चिम में गुजरात के हों, चाहे आप सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के ही क्यों ना हों,
हर व्यक्ति को जो भारत की बाउंड्री के अंदर रह रहा है उसे सिर्फ एकल नागरिकता मिलेगी, एक ही नागरिकता मिलेगी। आगे चलते हैं, यह कहां से लिया हमने? यह भी ब्रिटिश शासन से लिया। विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, ध्यान दीजिएगा, जो विधायिका के सदस्य हैं अर्थात जो सांसद हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होंगे। वह भी कौन से विशेषाधिकार होंगे, किस तरह से उन्हें विशेषाधिकार मिलेगा, यह भी हमने कहां से लिया? यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, आपके राज्य में विधानमंडल होता है, जैसे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, इन सब जगहों पे विधानमंडल होगा। विधानमंडल में जो होता है, जो चीफ होता है, वह जो शासन करता है वह वहां का चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। और जो केंद्र में है वहां संसद होती है। तो संसद और विधानमंडल, इन दोनों की प्रक्रियाओं को हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। तो बहुत सारे तथ्यों को अभी आपने देखा कि हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये सारे तथ्यों का स्रोत क्या है? कोई पूछे एकल नागरिकता का स्रोत क्या है, तो आपको तुरंत बताना है एकल नागरिकता का स्रोत क्या है? ब्रिटेन का संविधान है। संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया का स्रोत क्या है? याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते आजकल। विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से लिया? तो कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार हमने किस संविधान से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रिया को हमने किस संविधान से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। इन सब तथ्यों को याद रखना है। आगे आइए बढ़ते हैं अगले स्रोत की तरफ। अगला हम लेते हैं आयरलैंड। अभी आयरलैंड की बहुत चर्चा हुई, आइए देखते हैं। आयरलैंड की चर्चा के समय आपने उत्तर भी दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड से हमने लिया। साहित्य, ध्यान दीजिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह हमने कहां से लिया? यह भी हमने कहां से सीखा, कहां से लिया अपने संविधान में? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये मंडल क्या है? निर्वाचन मंडल क्या है? मंडल मतलब होता है समूह। ध्यान दीजिएगा, मंडल मतलब क्या होता है? समूह। तो निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल कहां से हमने लिया? किसका निर्वाचन मंडल? राष्ट्रपति। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डाल सकता है? हम और आप डाल सकते हैं क्या? राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और हम गए वोटिंग करने लगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। नहीं कर सकते। कौन देता है वोट? राष्ट्रपति को। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होता है जिसको हमने पढ़ा भी था। उन निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे, कैसा होगा, यह प्रक्रिया भी हमने किस संविधान से लिया? आयरलैंड के संविधान से। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये सब तथ्य हमने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। यहां से प्रश्न पूछा जाता है जो। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, आइए इसको भी सीखते हैं। प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची, अभी अभी इसकी चर्चा हुई थी, इसकी चर्चा अभी ऊपर प्रश्न में आया था। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध बनेगा इसको। और शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कहाँ? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राज्य के पास क्या पावर रहेगा, केंद्र के पास क्या पावर रहेगा, पुलिस व्यवस्था राज्य का मैटर है कि केंद्र का मैटर है। इन सब तरह के जो ये 4 आप देख रहे हैं, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, यह सब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, इसको जरूर पढ़िए और जानने का प्रयास कीजिए, हमेशा इसको दिमाग में जरूर रखिए। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार है। भाग 3 हमारा क्या है?
मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने लिया अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार भी हमने कहां से लिखा? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को भी हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, उस पे विधायिका का या संसद का या किसी का या राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का दृष्टिकोण हमारे संविधान में कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, या अभी ऊपर के प्रश्न में भी आया था, कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, अर्थात राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी होगा, यह कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात, हमारे संविधान में 3 तरह के आपात बताए गए हैं, उसमें से वित्तीय आपात, जब पैसे का क्राइसिस हो, तो कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रस्ताव, यह भी नियम हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया। तो यह याद रखिएगा, पहला मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात और राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इन तथ्यों को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया। ध्यान दीजिएगा, कनाडा, कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का स्थित एक देश है, उसके नीचे अमेरिका है। अमेरिका के ठीक ऊपर उत्तर की तरफ कनाडा है। तो कनाडा से हमने, कनाडा के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या क्या लिया? संघीय शासन प्रणाली। अभी इस प्रश्न को हमने पढ़ा था, क्या संघीय शासन प्रणाली हमारे संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से लिया? याद रखिए, कनाडा के संविधान से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये क्या है? इसको थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिएगा। हर राज्य में एक राज्यपाल है, होता है, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है विधि के अनुसार। कोई भी गतिविधि राज्य में सही चल रही है या नहीं चल रही है, या कोई नियम बना, तो हो सकता है राज्यपाल डायरेक्ट उसे, वहां के विधानमंडल ने, एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश योगी के मंत्रिमंडल ने कोई कानून पास कर दिया, उस कानून को पास करने के बाद जब तक वहां राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होता है, वह कानूनी स्वरूप फाइनली नहीं प्राप्त करता है। अब राज्यपाल के सामने एक स्थिति आती है, या तो वह अपने विवेक से डायरेक्ट उस जो वहां के विधानमंडल ने नियम बनाए हैं, उस नियम पे यदि वह डायरेक्ट साइन कर देता है अपने विवेक से, यदि उसको कुछ लगता है नहीं इसे राष्ट्रपति के पास भी भेजना चाहिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी इसे हमें आगे भेजना चाहिए, इन सब तथ्यों को वह सोचकर क्या करता है, उसे डायरेक्ट अपने आप साइन ना करके राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देता है। इस तरह से राज्यपाल किसी नियम को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। यह नियम हमने कहां से लिया? यह नियम हमारे संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान से लिया। सशक्त केंद्र, अर्थात संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सशक्त होगा। यदि कल को तमिलनाडु की सरकार कह दे नहीं हम केंद्र के साथ जुड़ के नहीं रहना चाहते हैं, कश्मीर की सरकार ने कह दिया नहीं हम भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम तो अपना सरकार बनाए हैं, हम इसके साथ जुड़ के नहीं रहना चाहते हैं, तो सशक्त केंद्र की संकल्पना, केंद्र पावरफुल होता है, मिलिट्री पावर, अन्य पावर, बहुत सारे पावर केंद्र के पास ही रहते हैं, यह सशक्त केंद्र का परिचायक है। यह हमने कहां से सीखा? हमारे संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया?
हमारे संविधान निर्माताओं ने सशक्त केंद्र की संकल्पना कहां से लिया? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जो शक्तियां बच गई हैं, मान लीजिए बांट दिए, आपके पास आम है, 3 लोग हैं, 5 आम है, एक एक आम आपने दे दिया, 2 आम अवशिष्ट है, एक खुद भी रख लिए, चलो 4 आम खत्म हो गए, आपने डिवाइडेशन कर दिया, फिर भी एक आम बच रहा है। तो ऐसे में शक्तियों का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, तो कुछ शक्तियां बच जाती हैं, ये कि कहाँ रखी जाए, किसको दिया जाए। तो इस स्थिति में जो सिद्धांत अपनाया गया भारतीय निर्माताओं द्वारा, वह कहां से लिया गया? वह कनाडा के संविधान से लिया गया। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, सिर्फ सुनिए मत, लिखिए। लिखने से क्या होता है? टाइप करने से आपका वह ज्ञान प्रगाढ़ होता है, इसलिए लिख भी सकते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, आगे क्या? सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यह सारे तथ्य कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से हमने क्या लिया? आइए देखते हैं। यह है जापान। जापान के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या लिया? अनुच्छेद 21 में जो वर्णित है, लिखा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से ग्रहण किया। हमने कहने का मतलब, जब हमने कहें तो आप समझ जाइए कि संविधान निर्मात्री जो समूह थी, जो कमेटी थी, उन्होंने। आगे बढ़ते हैं अन्य तथ्यों की तरफ। यह तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन सब तथ्यों से परिचित हो जाइए। कल से आगे बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? यदि आप कभी मैपिंग किए होंगे तो यह अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक देश है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एक देश है। कहाँ है? किस कॉन्टिनेंट में है? यह कॉन्टिनेंट पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे दक्षिण की तरफ जब जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका एक देश मिलेगा। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने सबसे महत्वपूर्ण विषय लिया। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या लिया? संविधान के संशोधन की पद्धति को लिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया? संविधान के संशोधन की पद्धति को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने क्या लिया? अभी आपने पढ़ा भी, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य कह लीजिए या मौलिक कर्तव्य कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। मौलिक कर्तव्य, जब हमारा संविधान हमें प्राप्त हुआ मौलिक रूप से, तो उस समय यह हमारे संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। बाद में इसे जोड़ा गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आराधना जी, प्रिया अग्रहरी जी, आप लोग टाइप कर रहे हो, इससे नॉलेज जो है वह मजबूत होगा। तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहाँ था? भाग 4 का में इसको हमने एक नए भाग के रूप में जोड़ा। बाद में कहाँ जोड़ा? भाग 4 का में एक नए भाग के रूप में जोड़ा। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 51 अनुच्छेद के अंतर्गत, 51 का के अंतर्गत कुल आज के समय में, ध्यान दीजिएगा, आज के समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों का जो सिद्धांत है, हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? गणतंत्र शासन प्रणाली, जनतंत्र शासन प्रणाली, लोकतंत्र शासन प्रणाली। ये लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, जनतंत्र क्या है? चाहे आप इसे गणतंत्र कह लीजिए, चाहे इसे आप लोकतंत्र कह लीजिए, चाहे इसे आप जनतंत्र कह लीजिए, सारी बातें एक ही हैं। तंत्र मतलब शासन, गण मतलब समूह, जन मतलब जनता, लोक मतलब लोग। किसका शासन? लोगों का शासन। किस लोगों का शासन? क्या पाकिस्तान के लोगों का शासन हमारे भारत में होगा? या
बांग्लादेश के लोगों का शासन हमारे भारत में होगा? नहीं, हम भारतीय लोगों का शासन। तो जनतंत्र प्रणाली, जनतंत्र शासन प्रणाली, जहां जनता ही सर्वे सर्वा है, ऐसे विधि को हमने कहां से लिया? फ्रांस के संविधान से लिया। फ्रांस कहाँ है? फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के साथ संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी भी यूरोप का ही एक देश है, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी भी यूरोप का ही एक देश है। अभी आपने देखा ऊपर, वित्तीय आपात हमने कहां से लिया? तीन तरह के आपात हैं, भारत के संविधान में वर्णन है। वित्तीय आपात को कहां से लिया? और पूरे जो आपात उपबंध की बात करता है, पूरा आपात उपबंध की बात करता है। तीन तरह के आपातों की चर्चा होगी, आप आगे इसको पढ़ेंगे। तो यह पूरा आपात उपबंध जो है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया अपने भारतीय संविधान में? आपात उपबंध का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया भारतीय संविधान में? तो आपात उपबंध का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया, वह लिया जर्मनी के संविधान से। जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यदि आप मैपिंग किए होंगे, ज्योग्राफी में मैप पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको स्थिति पता चल रही होगी कि जर्मनी का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है मैप में। अगला, हमने पढ़ते समय चर्चा भी किया था कि भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या लिया? शुरू में ही बताया था, कुल दो, हमारे यहाँ कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में? जब आपने पढ़ा तो 395 अनुच्छेद बेसिक, मौलिक रूप से थे। मौलिक रूप कहने का मतलब है मूलभूत जो अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में थे, हैं, वह 395। 395 के बाद भी हर अनुच्छेद में, किसी किसी अनुच्छेद में सब अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। उसमें से 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? ध्यान दीजिए, यहां देखिए, 250 अनुच्छेदों को भारत शासन अधिनियम 1935 से एज इट इज रख लिया गया था। फिर से एक बार मैं इसे दोहराता हूं, बहुत जरूरी तथ्य है, इसे जरूर पढ़ें। भारत शासन अधिनियम 1935, 1935, 1935, 250 अनुच्छेदों को एज इट इज या थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके, उसे मैं कहूं बहुत मामूली परिवर्तन करके, संविधान निर्माताओं ने अपने भारत के संविधान में एज इट इज समाहित कर लिए। आपने देखा कि अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, या भारत शासन अधिनियम से किन किन बिंदुओं को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में एज इट इज या कुछ थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके अपने भारतीय संविधान में समाहित कर लिया। आपने शुरू में, मैंने आपको बताया कि 60 से अधिक देशों, 60 देशों से अधिक संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और जो कानून, जो नियम अपने भारत की जनता के अनुकूल, भारत देश के प्रकृति के अनुकूल लगे, उनको अपने संविधान में समाहित कर लिया। तो जाहिर सी बात है कि हम 60 देशों का तथ्य या उनसे संबंधित प्रश्नों को यूपीएससी नहीं पूछेगा। उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो संविधान में अति महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वह क्षेत्र किन देशों के संविधान से प्रभावित है या किन देशों के संविधान से लिया गया है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, या पॉलिटी ले लीजिए, उन्हीं तथ्यों पर
प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो तथ्य प्रचलित होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो महत्वपूर्ण यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के संविधान का जो स्रोत है, जो तथ्य है, कौन से तथ्य कहां से आए और महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों को मैंने यहाँ आपके सम्मुख रखा। हालांकि आप इससे परिचित हैं और जो पिछली कक्षाओं में जुड़े रहे हैं वह भी इससे परिचित हैं। एक बार यहाँ आप देखना चाहेंगे पुनः, भारत शासन अधिनियम 1935 से 250, जर्मनी के संविधान से, ध्यान दीजिए, फ्रांस के संविधान से, सोवियत संघ रूस के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, आगे बढ़ते हैं, और ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने किन किन तथ्यों को एज इट इज रखा, अपने संविधान में समाहित किया। इन जो तथ्य मैंने आपके सम्मुख यहाँ पीपीटी के माध्यम से रखे हैं, यदि प्रश्न पूछा जाता है संविधान स्रोत से संबंधित, तो यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तथ्यों को जानना जरूरी है। अब यहाँ हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आगे भी हम कुछ विषयों को देखेंगे। पुनः आप यदि इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा संविधान के स्रोत से संबंधित पीसीएस में, आईएएस में या अन्य राज्य की पीसीएस में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आपको दृष्टि मिला होगा। इसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि जब हम आगे अन्य विषयों को लेंगे, चाहे वह हम कल जो भाग 1 भाग 2 को लें या भाग 3 को भी स्पर्श कर